फेसबुक पेज पे आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि हमारी ये स्पेशल सीरीज है। अपने सबमिट में भी देखा कि कितनी सारी नारी शक्ति हमारे साथ में थी और आज एक नई नारी शक्ति हमारे साथ में है। नई हमारे लिए है, हमारे चैनल के लिए है, लेकिन काफ़ी समय से प्रतिभा सिंह जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। चाहे हम वो थिएटर की बात करें, मैं वैसे थिएटर कम बोलती हूँ, मैं नाट्य ज़्यादा बोलती हूँ, नाट्य शास्त्र, और साथ ही साथ में मैम कथक नृत्य की बहुत ही बड़ी एक्सपर्ट है और काफ़ी जगह इस उम्र में भी मैम परफॉर्म करती हैं। तो सबसे पहले मैम ने कहा कि मैं अपनी जो है भारत के लिए कविता लेके आई हूँ। पहले आपको थोड़ा सा हम अपने चैनल के बारे में बताना चाहेंगे। हम हमेशा सबको ये कहते हैं कि आजकल सभी लोग यूट्यूब पे है, पर यूट्यूब हमारे लिए केवल एक जरिया है और कुछ नहीं है। हम भारत को दिखाना चाहते थे हमेशा से ही, और भारत की संस्कृति, भारत की नाट्य शास्त्र, भारत की कलाएं जितनी भी है, संगीत में भी हम लोग ऐसे इंस्ट्रूमेंट लेते हैं जो भारत के पुरानी प्राचीन समय से चलते आ रहे हैं, भारत के घराने। और ये साल जो है हमारा म्यूज़िक और डॉक्टर्स को डेडिकेटेड है जो हमने पहले। तो मैं आपसे पहले आपकी कविता सुनना चाहूँगी और उसके बाद फिर हम लोग आपसे बातचीत करेंगे। भारत मेरा देश, मेरी संस्कृति, मेरी वानगी, आपसे उखेरते हुए साहित्यिक जगत में हम बहुत ही अच्छे से भारत की परंपरा को निभाते हैं। भारत मेरा देश है, सोचती भी हूँ, लिखती भी हूँ और बोलती भी हूँ। हमारी वानगी हमारी लेखनी में आती है, हमारा साहित्य हमारी संस्कृति में आती है, और हम साहित्य सहेजते जाते हैं और हमारी संस्कृति हमारी बोली में आती है, परंपराओं में आती है। गुरु शिष्य के परस्पर संवाद के साथ हम बड़े होते हैं। हमारी भू जो होती है वो मातृभूमि होती है। इस मातृभूमि को सत सत नमन करते हुए हम भारत की एकता, परंपरा और संवर्धन का काम करते हैं, जो कि आप कर रही हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई मैं देती हूँ और हृदय से आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि मैं इस चैनल पे आई। और YouTube एक ऐसा माध्यम आज बन गया है जो हजारों लोगों को जोड़ता है। जोड़ने का काम कलाएं करती है, क्योंकि कलाएं हमारी उन्मुक्त होती है, स्वतंत्रता हमें देती है, उन्मुक्तता की ओर ले जाती है। हम पक्षी की भांति उड़ते हैं और अपने सपने करते हैं। और इस सपनों के साथ मैं बोलूंगी हमारी वानगी। हे भारत माता, हमारी वानगी में संवाद है, साहित्य है, जिसे मैं आपको वीणा की देवी सरस्वती के साथ नतमस्तक होकर आपके चरणों में वंदन करती हूँ। हे जयती माँ, जय भूमि, तुम्हें नमन है, हमारी परंपरा के साथ, हमारी संवर्धन के साथ। बहुत बढ़िया मैम, मतलब वाकई में कह सकते हैं कि एक कथक नृत्यकार ही या एक कलाकार ही ऐसे कह सकता है। आप अपनी कविता अगर सुनाना चाहे हमें। बिल्कुल, मैं इस कविता को अपने गुरु जी के लिए लिखी थी जब वो उनका देहांतवान हो गया, और वो दिवस मेरे लिए भी बहुत अंतर्यात्मा तक वो लिखा गया। तो मैंने उनके लिए लिखा, सूर्य लिए जा रहा है, दीवा लिए जा रहा है, सूर्य लिए जा रहा है, दीवा लिए जा रहा है मेरे वसंत को। मेरा वसंत क्योंकि उनका जन्मदिन भी वसंत में पड़ता है। अच्छा। तो इसलिए मैंने वसंत को उनसे उखेरा और समझाई उस प्रकृति को कि सूर्य लिए जा रहा है, दीवा लिए जा रहा है मेरे वसंत को। वसंत का आना और जाना, क्योंकि सूर्य के साथ ही हमारा वसंत चला जाता है। और वसंत में आम की डालियों पर बौर आने को है व्याकुल, पत्तों से नव यौवन का सुगंध लिए जा रहा है। सूर्य लिए जा रहा है, दीवा लिए जा रहा है। दीवा हमारा वसंत, कान्हा की प्रीत भई श्वास भई राधा ने ली, और बंसी ना बाजी श्याम सो, क्योंकि राधा ने सिसक सिसक कर बंसिया ना बजाई। तो वसंत लिए जा रहा है हमारे यौवन को, आम की बोरों पे है मंजर आने को। आपके लिए हमारी एक नई सीरीज तैयार है, साहित्य अभी तक हम लोग कर्टन क्रॉनिकल्स और नारी शक्ति की आपसे बात कर रहे थे, आगे हम सुनाइए। कथक जीवन है हमारा, उन्माद भरता है, हमारी संस्कृति को
पिरोता है। प्रकृति नाचती है, हम नाचते हैं। वाह। हमारी प्रकृति में ही बहुत सुंदर। हमारे साथ प्रकृति इस तरह नाचती है जैसे स्वयंभू नाच रहे हो। स्वयंभू यानी हमारे कला जगत में उनका बहुत ही उच्च स्थान माना जाता है शिव। शिव ने अपनी प्रकृति को अपने धाराओं पे, जैसे वो चंद्रमा है तो वो हम चांद की तरह देखते हैं। उनका जो नाग है तो वो हम गले में पिरोते हैं, नाग दर्शन होता है। उनकी गंगा की जो धारा है वो लहरों में तरंगे उत्पन्न करती है। तो हम स्वयंभू उस को बोलेंगे कि जैसे वो शिव और पार्वती अर्धांग बनकर एक साथ जब सुंदरता का आयाम खेलते होंगे तो वो अद्भुत और अपरंपार है हमारी संसार का, हमारे अमृत रस का। आज अमृत काल भी चल रहा है तो आप सबों को अमृत काल की भी बधाई देती हूँ। इस अमृत रस का सोपान करना हमारे प्रकृति का भी रसपान है। बहुत सुंदर। अब ये बताइए कि आपने प्रकृति बताई, आपने भारत बताया, आपने कृष्ण की बांसुरी भी बताई और राधा का प्रेम भी बताया। तो अब आप नारी शक्ति बताइए कि देश की नारी शक्ति जो है वो कैसी होनी चाहिए और कैसे हम लोग उसे देखते हैं, क्योंकि आप लोग सब घर बार गृहस्थ संभालने के बाद कला की ओर मुड़े हुए हैं, कला को अपना समय देते हैं। आप कैसे मैनेज करते हैं अपना जीवन? नारी शक्ति से संबंध मेरी माँ से होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो नालबद्ध होता है और हम उस बच्चे को 9 महीने रखते हैं अपने पेट में, और जब वो जब संसार में आता है तो एक माँ का चेहरा मुस्कुराता हुआ रहता है। और जब उसकी वांगी में जब वो सांस चलती है तो वो एक लोरी का रूप ले लेता है। और कहते भी हैं लोरिया माँ ही सिखाती हैं। और माँ के जहन में जब लोरिया आती है तो उसका उन्माद जो होता है, उसका जो वसंत होता है, उसकी जो होली होती है, वो सब अपने बच्चे में देखती है। एक बच्चा जन्म लेता है तो हम बधाई गाने वाली को बुलाते हैं, लेकिन बधाई गाने वाली का उन्माद देखिए कि वो नाचते तो सब अपने लिए है, लेकिन उनको वो बच्चा सुख नहीं दे पाता, वो प्रकृति नहीं दे पाती। उनके अंतर्यात्मा में बस वही रचा बसता है जो बधाई देने वालों के लिए होती है। और बधाई का एक गीत बहुत सुंदर है। वो बधाई का गीत इस तरह है कि 3 लोक के नाथ कन्हैया ने जन्म लियो है। 3 लोक के नाथ कन्हैया ने जन्म लियो है, कन्हैया ने जन्म लियो हो, मैया ने जन्म दियो है। कन्हैया ने जन्म दियो है, मैया ने जन्म दियो, सास देई मैया ने, और खूब भोर भयो श्वास की नलियों में हमारे कान्हा ने अंतर्यात्मा के साथ जन्म लियो है, जन्म लियो है, जन्म लियो है। ये वहाँ का लोग, ये कहाँ का लोकगीत? ये लोकगीत हमने खुद ही पिरोया है और अभी तुरंत पिरोया है उस चीज को। बहुत सुंदर। वहाँ का लोकगीत, मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ और सबको प्रणाम करती हूँ, राम राम। और मैं यहाँ तक पहुँच पाई अपने मिट्टी से जुड़ी हुई, मिट्टी की खुशबू के साथ मैं दिल्ली आई 96 में। और ये मेरा अपना जो घर से चला, परंपरा से चला, हमारे घर में कई सारे लोग का आना जाना हुआ। बड़े बड़े संगीतज्ञ आए, हमारे पापा खुद ही रंगकर्मी थे, तो उनसे वो जो चलन चला तो आज तक हमारी परंपरा में रहा। मेरे हस्बैंड भी इसी रंगकर्मी हैं और जॉब में हैं तो ब्यूरोक्रेट्स को भी मैं समझ सकती हूँ, समाज को पिरोती हूँ एक तरह से। और एक बेटा है मेरा जो छोंक करता है, कराटे का वर्ल्ड चैंपियन रहा उसने से, और अभी वो हंसराज कॉलेज में पढ़ रहा है बीएससी में, डीयू में। अच्छा, मैं आपसे अब ये जो है, मतलब जैसे आपने कथक का बात का स्पेसिफिकेशन कथक में ही ज़्यादा है, तो कथक नृत्य में जैसे किसी भी चीज़ का मॉडिफिकेशन होता है। जैसे कथक पहले हुआ करता था, क्या कथक आज भी वैसा ही है या कुछ बदलाव हुए हैं? जो आप कथक करती हैं, आप तो बुरा नहीं करती होंगी, लेकिन आज काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, वो एक अलग पैटर्न पे सिखाते हैं, जितना मैंने अनुभव किया है। तो मुझे वो वाला कथक तो नहीं दिखता है जो ऑथेंटिक पुराना हमारा होता था।
तो आपको क्या लगता है कि अगर कोई बदलाव लाना है तो कला में भी बदलाव जरूरी होता है, या वो जैसा चलता आ रहा हो वैसा ही चले? नहीं, कलाओं में बदलाव तो आना एक है कि शरीर बदलता रहता है और हम शरीर से कलाओं को दर्शाते भी हैं। और घराने हमारे अलग अलग पलायन होता चला गया। हम घराने का नाम तो देते हैं, लेकिन वो घराना हमारा कस्बा होता है, गांव होता है। जिस परंपरा की हम बात करते हैं, हमारा दिल्ली है तो मैं दिल्ली घराना तो नहीं कह सकती। हमारी परंपरा आती है और जाती है, हम उसी के बीच। जैसे एक शरीर होता है वो सर्वव्यापी होते हुए छोटे से बड़ा होता है, इसी तरह व्यापक रूप लेता है हमारा कथक भी। कथा कहे सो कथक कहलाए, ये कहने वाली बात है। लेकिन कथा और वाचन और संगीत, पहले कथा वाचन से ही हमारा कथक निकला। और जब मुगल कालीन दरबार आया तो वहां से लखनऊ घराने की उत्पत्ति होती है। लेकिन लखनऊ घराने की उत्पत्ति का वो स्थान नहीं है जैसे, क्योंकि हमारी मंदिरों से ही निकली हुई उपजी हुई कलाएं हैं, जिसे मंदिर ने सहेजा, संवारा और संवर्धन का काम किया। आज भी वो परंपरा हमें देखने को मिलती है जो साउथ में मिलती है ज्यादातर। और स्टेज का आना, हम आम जनता से जब एक, अभी भी हम दोनों स्टूडियो जैसे घर पे बैठे हैं, लेकिन वो स्टूडियो की शक्ल ले चुका। तो हमें अपनी विरासत को एक समकालीन उद्भव के साथ अपनाना चाहिए और सहेजना चाहिए। परंपरा तो हम बनाते हैं और उसी परंपरा का नाम देते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं, परंपरा आज से 100 वर्ष बाद भी उखेरी जाएगी, पर वो और रूप में उखेरी जाएगी। तो इसी तरह कथक का अपना व्याख्या किया गया, व्याकरण है अपनी समृद्धि का। लेकिन हम उस समृद्धि के साथ साथ हमें लगता है कि बदलाव तो होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है। व्याकरण पे जब आप आते हैं तो मैंने देखा है कि जैसे इसमें एक तरीके की पढ़ाई भी होती है कि आप ताले पढ़ते हैं, आप स्वर पढ़ते हैं। तो मतलब कथक की अगर कोई शुरुआत करना चाहता है तो उसे मतलब केवल डांस नृत्य के अलावा और क्या पढ़ना चाहिए, क्या जानना चाहिए, जिससे कि जो है ज्ञानवर्धन और हो उसके जीवन में? हमें लगता है कि साहित्य का दर्शन ही हमारा कथक का दर्शन हो जाता है। अच्छा। क्योंकि जब शब्द हम पिरोते हैं तो वो साहित्य का ही रूप होता है। चाहे ता बोले तो तत्काल से हमारा शुरुआत होता है, ता भी हमारे ता से शुरू होता है, यानी तद्भव, तद्भव, उद्भव और संगम। इन तीनों को जब समावेश करते हैं तो साहित्य दर्शन होता है। और यही भाव, रंग और ताल जब हम समाहित करते हैं तो वो कथक का रूप लेता है। भारत की विविधता और अनेकता का प्रतीक भी तो हमारा भारतवर्ष है, जिसमें भाव, रंग और ताल है। तो हम जो कथक करते हैं, रचते हैं, वो सम सिखाता है, समानता सिखाता है। क्योंकि हम आते भी सम में हैं, हम जाते भी सम में हैं। तो समानता का अधिकार और भाव, रंग, रूप, वेशभूषा, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा है। कजरी का रूप ले लेती है। कभी फागुन की चैती इतनी अच्छी है जो 12 नायिकाओं को लेकर हम पिरो सकते हैं। तो हमारी परंपरा ही हमारा निर्वाह करती है और हम परंपरा को लेते हुए उपजते हैं। और कथक में सिर्फ हम क्रियात्मक और लयात्मक और संगीत के साथ साथ वो मैथमेटिक्स भी है। मैं वही तो मैथमेटिक्स से हमारा है कि हम अस्थाई, दुगुन और चौगुन करते हैं। तो जैसे 3 ताल है, 3 ताल में हम अस्थाई करेंगे तो धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा, धा। अब इसी को अगर हिसाब बोले तो 16 का वो एक सर्किल होता है, समय बांधता है। और समय ऐसा बांधता है कि हम समय के साथ साथ 24 घंटे बंधे रहते हैं। घड़ी की सुई जैसे टिक 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 करती है, वैसे ही हमारा ताल भी टिक 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 करता है। और हमारे नसों में जो ध्वनि गूंजती है और नाद ब्रह्म की उत्पत्ति जो होती है, वो सभी हमारे सुर, ताल, लय, हिसाब के साथ चलती है। अगर हम अपना सुबह का समय देखें और शाम का समय देखें तो उसमें भी एक गति है और गति ही हमें हिसाब किताब सिखाती है। तो हिसाब का है 1 2 3 4 5 6 7 8 और
और इसी को देखिए, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा। तो इस तरह हमारा देखा जाए तो हम कहते कुछ है, रचते कुछ है, लेकिन सब एक साथ समाहित होता है। हमारा भारत का यही तो अपनापन है कि हम विविधता में भी एकता देखते हैं। विविध होते हुए भी हमारी बोली चाली संस्कृति कहीं ना कहीं एक हो जाती है। कथक क्योंकि इसलिए कठिन भी है क्योंकि जब आप तालों पे अपना जब मतलब आपका वो आप जब नृत्य करते हैं तो जो आपने एक पॉज बताया ताल का, उसमें शायद आपकी एडी का प्रयोग ज्यादा होता है। उसे हम तत्कार बोलते हैं, और जैसे धानी निंदा वो तबला भी बजता है, और एडी और क्योंकि हम तल से रखते हैं, तलवे का प्रयोग ज्यादा होता है। लेकिन हमारी जो भाव होते हैं वो अंतर्यात्मा से निकलता है, और भाव कहते हैं कि एक एज के बाद भाव किया जाता है। हर समय आप भाव में नहीं रह सकते, क्योंकि भाव करना कठिन होता है। जो कि आपके जैसे एक मैंने लिखा था, बसुरिया ना बाजे ना बाजे ना बाजे, इत जाऊं किन सखी संग मेरो, बसुरिया ना। मैं चाहूंगी कि मैं थोड़ा सा उस पे भाव कर आपको दिखा दूं। बसुरिया ना बाजे, बसुरिया ना बाजे, इत उत जाऊं, बसुरिया ना बाजे। ये है। तो हम जब भाव की रसपान करते हैं तो भाव हमारे परंपरा में आता है, और सिर्फ कथक में ताल पे हम नाचते नहीं है, वो तो उन्मुक्तता सिखाता है, स्वतंत्रता सिखाता है। और स्वतंत्रता का कोई हमें नहीं लगता कि उद्गम उद्भव, क्योंकि उद्गम का स्थान तो ऊपर वालों ने गढ़ा है, और हम समाधि तक ले जाते हैं। जब हम बोल सकते हैं कि चरखा करना टूटे न तार, चरखवा चालू रहे। तो जिस तरह से चरखवा यानी चरखा, चरखा का अलग अलग वो सूत का कपड़ा जैसे आपने पहना है, मैंने भी अपना वो साड़ी जो वस्त्र पहनी हूँ तो वो सूत से गढ़ा हुआ है। तो गढ़ने की प्रकृति में तो हम चरखा का उपयोग करते हैं, और चरखा हमारे अंदर भी होता है, क्योंकि आत्मा चरखा में हम चरखा देख नहीं सकते, चलाते हुए बस देखते हैं, लेकिन अंदर जो धागा से निकलता है चरखा को, वो हम आंखों से नहीं देख सकते। वो हमें खुद ही बताता है कि ये बन गया, ये बन गया। तो इसी तरह सबकी अपनी अपनी भाव होती है, अभिव्यक्ति होती है। इस अभिव्यक्ति में सबके अपने अपने रस होते हैं, सबकी अपनी अपनी पहचान होती है। उस पहचान को लेते हुए कथक भी अपनी परंपरा के साथ जीवित है और जीवित रहेगा। क्या भारत के जो मतलब कथक है या नृत्य हम कहें जिसे, उसमें ऐसा तो नहीं है कि केवल श्रृंगार रस ही होता है, या अलग कितने प्रकार के रस होते हैं, कैसे कितने प्रकार के उनसे भाव निकलते हैं? क्योंकि थोड़ा सा अगर मैं जानती तो कई बार हमने रुद्र भी देखा है, जैसे दुर्गा का एक रुद्र रूप है, शिवा का एक रुद्र रूप है, तो वो भी क्या कथक में होता है? हाँ, कथक में बिल्कुल 9 रसों का अपना रस उत्पत्ति हम बोलते हैं, और रस उत्पत्ति में हम कभी विरह की तरफ भी जाते हैं और कभी रौद्र रूप में भी आ जाते हैं। और रौद्र रूप का है कि जब हमारे भगवान ने ही जब रौद्र रूप किया तो हमारी प्रकृति ने भी उस रौद्र रूप के साथ अपनी छटा बिखेरी। अभी भी आप देखती होंगी कभी हम जब कश्मीर की तरफ जाते हैं तो उसका अपना जो सुगंध है, और एक प्रकृति के साथ बर्फ देखते हैं, और यही जब कन्याकुमारी चले जाते हैं तो पूरा ही समुद्र का वो होता है, समुद्र मंथन कह सकते हैं कि जिस तरह कीचड़ में कमल उठता है और लक्ष्मी उस पर विराजती है, तो हमारा भारत भी उस पर विराजता है। और क्योंकि धन के बिना कुछ नहीं होता, और धन की देवी सरस्वती और स्वयं भू जब सब हमारे साथ हैं तो इससे बड़ी और क्या होगी कि हम दैवित्य हो जाते हैं। देवों का स्थान हम कह सकते हैं, उत्तराखंड में तो खुद ही देवों का स्थान माना जाता है। तो ऐसी प्रकृति हमारे भारतवर्ष में ही देखने को मिलती है, और कथक ने कभी अपना जो वजूद निभाया और हम चले गए। आज जयपुर तक हम कथक का ये देखते हैं, तो एक तरफ रायगढ़ देखते हैं, एक तरफ लखनऊ
परंपरा जो कि खुद ही अपने आप में अनोखी परंपरा है। हर जगह का कथक अलग अलग अपने विचार के साथ, अपने संवाद के साथ, अपने साहित्य को सहेजते हुए आगे बढ़ा और हम उसी के द्योतक हैं। हम अपने परंपरा के द्योतक हैं। हम अपने गुरु को अपने चरण के साथ साथ उनकी महिमा का बखान करते हैं। उनके चरणों में ही हमारा स्वर्ग होता है। तो गुरु ही हमारे लिए सबसे बड़े, क्या बोले, जो विद्या हमने देखा सिखाया वो हमारे गुरु को समर्पित होता है। और कहा भी गया है, जब पूर्वज को हम अपनी पहचानते हैं तो जड़ों में हम पानी देते हैं। जैसे हम तुलसी माता को पानी देते हैं, यहाँ तक कि अपने केले के वृक्ष को भी हम अपना मानते हैं। तो इसमें है कि, और जब एक संवाद और है कि जब सीता जी चली गई श्रीलंका और रावण ने जब उनको कैद कर रखा था तो वो पीपल के पेड़ के नीचे थी और पीपल के पेड़ से एक जो तिनका उपजा, तो उनकी वो व्याख्या मैं चाहूंगी कि वो हमारे हस्बैंड ने लिखा है, तो मैं बताती हूँ। सीता थारी तिनके के सहारे, सीता थारी तिनके के सहारे, ये कदली का पेड़ मुझे सौतन लागे है। ये कदली का पेड़ मुझे सौतन लागे है। कैसा कहूँ, कहका कहूँ मुझे सुनत नाही। साख सहारे सीता ठारी द्वार तिहारे। मैं खोजू अपने पिया को नाही सहेजे, नाही सहेजे। मैं तिनके सहारे ठारी द्वार तिहारे। ये था कि राम और रावण का युद्ध तो कभी समाप्त हो ही नहीं सकता। वो तो निरंतर चला ही रहता है। चाहे सत्य असत्य के बीच में हम एक राह तलाशते हैं, उस राह का दर्शन करते हैं। दर्शनार्थी होते हुए हम उस परंपरा को देखते हैं कि हमारे पूर्वजों ने जो परंपरा का सपना देखा, और सपना देखना ही सपना का क्या कहें, सपना देखना हमारे सब लोग सपने देखते हैं। सपने में ही हमें अपनी भाव प्रकृति और अपनापन का एहसास होता है। और सपना सबके लिए सपना नहीं हो सकता, वो सच भी होता है। जिसे सत्य की खोज करना हमारे लिए, परंपरा के लिए, हमारे कथक जगत के लिए एक बहुत ही अपने आप में वजूद रखता है। क्योंकि हम उन्मुक्त होते हैं, हमें स्वतंत्रता चाहिए होती है। जब तक हम उड़ान नहीं उड़ेंगे वो स्वप्न कहाँ दर्शाएंगे। तो ये है हमारा अपना अनोखा प्रयोग। और अब आपने सीता और राम की बात की और आप मिथिला से ही आते हैं फिर तो। मैं मिथिला से नहीं आती, लेकिन हमारे इर्द गिर्द क्योंकि साहित्य कहीं भी उखेरा जा सकता है, चाहे वो मिथिला हो। मैं आती हूँ ऐसे जगह से जहाँ आगे बढ़ता है। मैं पटना से आती हूँ और पटना पाटलिपुत्रा, और कहते भी हैं सबसे पहले आर्यावर्त पाटलिपुत्रा में है। तो पाटलिपुत्रा में इतने सारे आयामों, गंगा नदी बहती है और हम छठ पूजा मनाते हैं। और छठ पूजा प्रकृति को ही समर्पित है एक तरह से, क्योंकि जो सूप होता है वो आता है किसी के घर से, वो फल आता है तो अलग अलग हम फलों की पूजा करते हैं। तो इससे बड़ा मुझे नहीं लगता कि प्रकृति को देखते हुए कोई पूजनीय स्थान अगर किसी ने दिया तो वो बिहार है। और मैं बिहार की बेटी हूँ, मुझे लगता है कि बिहारी होने का मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा जन्म बिहार ऐसे जगह हुआ जो कि कर्ण का। और मैं एक बात और बोलूंगी कि मैं बिहार की बेटी है तो जरूर, लेकिन मैं बहू भी हूँ, और वो ऐसे देश की बहू हूँ जहाँ आंध्र प्रदेश रहा, कर्ण का जगह रहा। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं दोनों को जीती हूँ। और उस तरह से अब ये बताइए मुझे, क्योंकि हम नारी शक्ति की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा, क्योंकि हमने सीता और राम को छुआ है, तो सीता अपने संघर्ष में थी, है ना, और मुझे ऐसा लगता है कि राम भी अपने संघर्ष में थे।
तो आरोपी सीता के मामले में हमेशा राम को ही, मैं ये सवाल सबसे करती हूँ और अगर कोई बिहार से आए तो मैं जरूर करती हूँ, तो हमेशा राम को आरोपी माना जाता है कि सीता के संघर्ष के कारण के पीछे राम ही थे। तो आप इसे कैसे देखती हैं? क्या सीता के जीवन में अगर ये संघर्ष नहीं आता तो क्या वो सीता हमें समझ आती या हम उनके बारे में ऐसा सोच पाते? अगर सीता नहीं होती तो राम भी नहीं होते, क्योंकि सीता ने ही राम को अपनाया, पूजनीय बनाया और उनके ऐसा संघर्ष तो नहीं करेंगे, एक पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो एक साथ व्याप्त होता है और जब हम जीवित होते हैं तो उस आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है और उस मिलन को जब हम एक साथ जीते हैं और संघर्ष सीता ने भी किया, राम जी ने भी किया, क्योंकि राम हमारे लिए पूजनीय है लेकिन सीता भी उतनी ही पूजनीय है जितना राम है। और हमारे बिहार में तो राम को दामाद माना गया है, तो दामाद की स्थिति ये होती है, ये हम पूजते ही हैं, चाहे दामाद किसी भी वेश में हो वो पूजनीय ही होता है। लेकिन हमारे यहाँ कहा जाता है कि सीता जब सीतामढ़ी से ही उनका निवास स्थान हुआ और सीता माता का जो अपना वर्चस्व है वो राम जी से ज्यादा ऊंचा है एक नारी होने के चलते, क्योंकि नारी अगर अपने वजूद के साथ खड़ी है और ऐसे जगह चली गई तो उसने कभी ये नहीं सोचा कि राम और मेरे बीच में क्या संवाद गढ़ा जाएगा। वो तो लोगों ने उनको सामाजिक स्थिति को देखते हुए उनपे इतने लांछन लगाए और लांछन लगाना तो पुरुष का ये मुझे लगता है कि पुरुष अपने वजूद को बहुत ऊंचा दिखाते हैं, क्योंकि स्त्री का वजूद हमेशा हमें लगता है कि वो पिछड़े तबके से भी शामिल हो सकती हैं और अगले में भी शामिल होती हैं। लेकिन आज का जो समाज है, आज का जो पुरुष है वो अपने साथ साथ चलता है, एक साथी की तरह है, तो पूजनीय तो हम ही बनाते हैं सबको। जब हम पूजा करते हैं और दर्शन पाते हैं तो इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी कि हमारा शरीर छोड़ चुका और एक नारी ही ये सब कर सकती है, क्योंकि वो दुर्गा भी होती है, देवी भी होती है, माँ भी होती है, बहन भी होती है और एक बेटी भी होती है। बेटी जब घर से निकलती है तो वो अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं जाती है, वो अपनी परंपरा के साथ जाती है और किसी को अपनाना इससे बड़ी बात तो कुछ और हो ही नहीं सकता है। हम अपना सब कुछ छोड़ सकते हैं, तो जिसने घर छोड़ दिया, जिसने संसार रूपी राम को अपनाया, तो ऐसी महिला का तो नारी शक्ति का सबसे बड़ा मैं है, हम सब नारी को सोचना और समझना चाहिए। कला की दुनिया में अगर जैसे हम आजकल देखते हैं तो कई कलाकारों से, जैसे आपसे आज बात कर रहे हैं, ऐसे कई कलाकारों से हमारी बातचीत होती रहती है। तो जैसे मीडिया में हम हैं तो ग्लैमर है, इनर पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होती है, तो कला में भी आपको लगता है कि कई कलाकार, जैसे हम लोग मिल रहे हैं कहीं से, हम भी नहीं जानते हैं, जैसे आप मेरे से पहली बार मिले, तो कहीं ना कहीं राजनीति के कारण जो अच्छे कलाकार हैं वो पीछे हो जाते हैं, क्या ऐसा है? मतलब राजनीति तो हर जगह है, अगर राजनीति नहीं होगी तो कलाएं ही नहीं होगी, राजनीति से ही उपजी हुई कलाएं होती है। और हम लड़ते किससे हैं? अपने वजूद के लिए ही तो लड़ते हैं और लड़ाई नहीं होती है। हमें लगता है कि संवाद को जब संवाद में हम तब्दील कर देते हैं तो वो लड़ाई का माध्यम नहीं होता है, हमें विद्या की तरह उसे हासिल किया जा सकता है, क्योंकि विद्या ही हमें सिखाती है कि कलम की ताकत तो बहुत बड़ी होती है और कलम से बड़ा कुछ भी हमारे लिए नहीं लगता। कि हम संवाद गढ़ते भी है, लिखते भी है, हमारी वानगी भी बोली जाती है, पर हम कहते तो अपने सौंदर्य शास्त्र के साथ है और सौंदर्यता से अच्छा कोई शास्त्र नहीं होता। तो हमें लगता है कि सौंदर्य जब क्योंकि हम गढ़ते भी सम ऐसे लगाते हैं, हम सम ऐसे भी लगाते हैं, हम सम ऐसे भी लगाते हैं, लेकिन हमारे सामने वो क्रिया नहीं होती है
जो क्रिया को हम संवाद में गढ़ते तो हैं, जैसे नाटक नाट्य शास्त्र का है। नाट्य शास्त्र में हम बोलकर संवाद को गढ़ लेते हैं, लेकिन हमारा नृत्य शास्त्र इतना अच्छा है कि हम कैनवस पे ऐसे खड़े होंगे तो वो रूप ले लेता है, हम ऐसे खड़े होंगे तो वो कैनवस का रूप लेता है। तो हमारा कैनवस भी बहुत बड़ा है जो विश्वव्यापी है। और जब मोनालिसा का हंसी को लोग उखेड़ दिए तो हम जैसे लोग जो नारी शक्ति के इतने बड़े पहचान है। और मैं कहना चाहूंगी कि मैं नारी शक्ति को इसलिए भी सम्मान करती हूँ क्योंकि मैं थर्ड जेंडर के साथ काम करती हूँ। और 2013-14 में मैंने जब उनको देखा और वो खुद ही घुंघरू लपेट कर नाचते हैं, तो उनके नाचने में और मेरे नाचने में फर्क यही है कि वो रोड पे नाचते हैं और हम लोग ऑडिटोरियम में नाचते हैं, पर नाचते तो हम सभी हैं। चाहे वो अपने बच्चे से के लिए बधाई नहीं मांगते हुए उनके अंदर का देखिए खुशी और अफसाने उनके लिए कितनी बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि खुशियाँ हमारे लिए तो खुशी होती है, लेकिन उनके तो अफसाने हैं। जो हंसी अपने अंदर से बाहर निकालती हैं और दुख को बताती नहीं है। तो घुंघरू का अपना अपना ये है, कभी घुंघरू वो मंदिरों में ऐसे छन बजता है और हमारे पैरों में बजता है, पर नाचते तो सभी है। और नाचना ही सबसे अच्छा धर्म माना जाता है, चाहे हम शादी में नाचे चाहे स्टेज पे नाचे। और हम नचाते भी हैं सबको, क्योंकि खुलकर बोलना, खुलकर तो कलाकार ही एक बोल सकता है। और हमें लगता है कि राजनीति तो हर जगह होती है और राजनीति के बिना हम सत्य और असत्य की खोज नहीं कर सकते, क्योंकि सत्य को खोजना है तो हमें असत्य की तरफ पहले जाना पड़ेगा। और हमारी प्रकृति होती है कि पहले हम असत्य खोजे तब हम सत्य की तरफ जाए। कोई ऐसा किस्सा जो आप बताना चाहे कभी, मतलब नृत्य करते करते जो आपका सबसे मतलब आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट हुआ हो कि आपके साथ ऐसा हुआ तो आपके मन में नया विचार आया कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, सेवा भाव में करना चाहिए। जैसे आपने ट्रांसजेंडर्स का बोला कि आप करती हैं, उनको मंचों पर देखना, तो ये कैसे आपके मतलब मन में आता है? या कोई किस्सा अगर आप सुनाना चाहें, कोई ऐसा इंसिडेंट आपके साथ हुआ? मेरे साथ एक किस्सा मैं कहना चाहूंगी कि जब मैं अपने बारे में बोलूंगी, लेकिन इस चैनल के माध्यम से इसलिए बोलना चाहती हूँ कि एक समय ऐसा था कि मैं व्हील चेयर पे आ गई थी। अच्छा। और व्हील चेयर पे आते आते मुझे ऐसा लगा कि शायद अगर मैं डांस ना कर पाऊँ तो करूँ क्या। तो और व्हील चेयर पे आने का मतलब था कि मैं अपने फादर से बहुत अटैच थी और उनका चले जाना लगा कि पता नहीं क्या हो गया मेरे लाइफ में, और वो कैल्शियम मेरे शरीर से चला गया उस दौरान। तो मुझे लगा कि अगर प्रकृति मुझे अगर व्हील चेयर पे भी लाई है तो वो उस मजबूती के लिए ही लाई है ताकि मैं डांस कर सकूं और अपने प्रयोग में ला सकूं, क्योंकि नाट्य शास्त्र भी प्रयोग धर्मी ही है। जब तक हम प्रयोग नहीं करेंगे तो उससे नाट्य शास्त्र वो शास्त्री बनकर रह जाएगा, एक किताब में ही रहेगा। तो इसी तरह मुझे लगा कि चलो, तो फिर मैंने वहाँ पटना जाकर व्हील चेयर और ये वाले बच्चे के साथ मैंने डांस का क्लास दिलवाना उनको शुरू किया और इस तरह से मैं अपनी बैच की भाव से डांस सिखाना शुरू की। तो ये चैलेंज भी होता है, जो चैलेंजिंग होते हुए जब तक हम चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हमारा डांस करना भी हमारे समाज के लिए उतना मायने नहीं रखेगा। मुद्राएं मतलब कैसी होती है कथक में? मुद्राएं जैसे अभी आप ऐसे कर रही है तो वो हमें सूची कहला जाएगा, ऐसे है तो पताका कहला जाएगा। ऐसे अगर हम बोलेंगे कि चलो चलो राह पे देखते हैं तो वो अर्थ पताका कहलाएगा। अगर हम चिड़िया ऐसे ऐसे अपने बच्चे को बोलते हैं देखो देखो चिड़िया उड़ा तो ये घटक मुखम हो जाएगा। और हमें लगता है कि जैसे आजकल के बच्चे बहुत, मैं चाहूंगी कि वो बहुत ज्यादा तेज हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं और इसके लिए मुझे लगता है उनके पास अनुभव भी ज्यादा है, क्योंकि आज हाथ में उनके मोबाइल है। और मैं इसको निगेटिव नहीं बोल सकती, क्योंकि आजकल के बच्चे में सही में टैलेंट है, बहुत बड़ा टैलेंट है। और ऐसे बच्चे हमारे इर्द गिर्द जब नजर आते हैं तो
तो लगता है कि उनके लिए क्या संवाद गढ़ा जाए जिससे कि वो समझ सके। तो एक ऐसे ही है कि कदम का पेड़ तो सब लोग जानते हैं, और अभी अगर किसी बच्चे से पूछे कि कदम का पेड़ देखा है तो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आज हम सिमट गए हैं, मतलब घर भी छोटे होता चला गया है और हम एक रूपा होते चले गए हैं। तो हमें लगा कि उसको कैसे पिरोया जाएगा, तो एक हीरो हीरोइन ही बोले या गर्लफ्रेंड बोले या बॉयफ्रेंड बोले, तो हर युग में ये संवाद तो रहा है, हम इसे नकार। तो मैंने एक जब केंद्रीय विद्यालय में गई, वहाँ के बच्चे लोग को जब सिखाना शुरू किया, कुछ लोगों को जब हमारी वर्कशॉप होती है तो, और फिर कॉलेज के बच्चे अलग ढंग से उसको सोचते हैं कि कैसे प्रेम और मिलन का एक संवाद होता है। इश्क है तो सब है, इश्क इबादत है हमारे लिए, इश्क हकीकी है और इससे बड़ा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारी दोस्ती होती है, संवाद हम करते हैं, और दोस्त हर युग में सबसे अच्छा कहलाता है। दोस्ती का नमूना तो हमने राधा और कृष्ण से अच्छी दोस्ती किसी की भी नहीं रही होगी। तो हमने उसको देखा, घोड़ी स्टैंडिंग रे जमुना के तीरे, तो राधा हो गई घोड़ी और स्टैंड पे खड़ी है, तो वो घोड़ी स्टैंडिंग रे जमुना के तीरे, वाटर ही लो रे जी वाटर ही लो रे। और झुलनी जो था वो भारत का, मैंने उसको ये किया, झुलनी ले गई मछलियां, ढूंढो ढूंढो सवरिया। तो एक संवाद का जरिया बना कि घोड़ी कौन सी घोड़ी, भाई हमारे लिए तो घोड़ी कुछ और होगी, आपके लिए कुछ अलग घोड़ी होगी और यंगस्टर्स के लिए अलग घोड़ी होगी। तो इस तरह से संवाद गढ़ना, नाचना गाना हमारी प्रकृति है, प्रकृति नाचता है, हम नाचते हैं, हमारा वजूद नाचता है, हमारा स्त्री मन नाचता है, और नाचने से अच्छा कुछ भी मन नहीं हो सकता। वो हमें ऊपर की तरफ ले जाता है, समाधि तक ले जाता है। इस समाधि के साथ हम नाचते हैं, गाते हैं, संवाद करते हैं और सम से समाधि तक पहुंचते हैं। मतलब आप एकदम थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन का भी आपका एक अपना तरीका है कि थोड़ा सा बच्चों को कैसे आकर्षित करे। ये तो नहीं बोल सकता कि बॉलीवुड में डांस नहीं गया, म्यूजिक नहीं गया। अगर बॉलीवुड नहीं होता तो हमारा डांस भी शायद इस आयाम तक नहीं पहुंचता। और जहाँ तक बात है तो बॉलीवुड, हॉलीवुड सब में हमारा संगीत, म्यूजिक और लय ताल सब भारत की संस्कृति का नमूना है, वो जीता जागता नमूना है। और हम कहे कि अगर प्रकृति ही जब नाचती है तो हम नाचते हैं, हमारा मन जो है मयूर की समान हो जाता है। जब लेकिन बॉलीवुड जैसा आपने कहा, तो जैसे आपने कहा ना कि अगर नृत्य नहीं पहुंचता, अगर बॉलीवुड नहीं होता, तो पीछे एक विवाद हुआ था घूमर पे, अगर आपको याद होगा, दीपिका पादुकोण की फिल्म थी रणवीर सिंह की, तो घूमर पे कई राजस्थान के जो राजपूत थे, काफी हंगामा हुआ था और कई लोग मीडिया में थे, अच्छे एंकर्स, बड़े एंकर्स, उन्होंने विरोध किया दूसरे एंकर्स का कि तुम लोगों को ये फिल्म नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान में सबको पता है वो अपनी संस्कृति को लेके बहुत ज़्यादा संवेदनशील रहते हैं। तो ये जो बॉलीवुड करता है कि डांस फॉर्म को थोड़ा सा मतलब लुभाने के लिए लोगों को डांस फॉर्म को चेंज कर देता है। तो उससे क्या होता है कि आज की पीढ़ी को, हमने जो देखा बचपन में, हम जयपुर में रहे तो हमने तो घूमर को चोर देखा, और जो हमारे बच्चे हैं वो घूमर को चोर देखेंगे। तो ये कंफ्यूजन नहीं है कि आपके हिसाब से ये सही है कि गलत है? ये कंफ्यूज नहीं करता है? सही और गलत तो नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा जो लोक होता है, हम लोग से ही सब कुछ लेते हैं। फिल्म भी कहाँ से लेता है? वो लोक से ही जाकर लेता है, थिएटर से ही लेता है, वो परंपरा से लेता है। तो वो ग्लैमर दुनिया है और ग्लैमर बिकाऊ होता है। हरदम हम क्यों सुंदर सुंदर पहनते हैं, क्यों हम अपने आप को अच्छा दिखना चाहते हैं? मैं चाहती तो ऐसे ही आ सकती थी कि चलो, लेकिन ग्लैमर की अपनी दुनिया होती है, अपने संवाद होते हैं, और वो लेता तो लोग से ही है, वो लेता लोग से है, लेकिन लोग उसको अपना नहीं पाते हैं। क्योंकि घूमर भी राजस्थान का घूमर प्रचलित हुआ और वो लोग से आ गया सिनेमा में। तो सिनेमा में, और जैसे मेरे महाराज जी का ही गाना आया,
तो वो प्रचलित तो होता ही है। तो हमें लगता है कि हम एक दूसरे से ही लेते हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं। मनुष्य लेता है, देता है, सब एक हाथ से लेता है तो दूसरे हाथ से देता भी है। और लेना देना अगर कलाई में नहीं होगी तो शायद कलाई मर जाएगी। हाँ, तो मतलब आपके हिसाब से ये भी जरूरी है, ये भी आवश्यक है कि आप मतलब बॉलीवुड लोग से लेता रहे, लेकिन बेस जड़ जो है वो लोग ही है। क्योंकि हम लोग से आगे बढ़ ही नहीं सकते। और लोग का ऐसा ही धरा है जो भूमि से जोड़ती है, हमारी प्रकृति से जोड़ती है, मिट्टी से जोड़ती है। अब जयपुर में अगर हम ले रहे हैं तो जयपुर का घूमर इतना विश्व प्रसिद्ध हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग से हर विश्व तक पहुंच गए। और जब लोग ही पहुंचा रहा है तो इसमें चाहे हम साउथ में चले जाएं, चाहे नॉर्थ में चले, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे हिसाब से। मेरी अपनी अनुभूति है ये। बाकी क्योंकि हमारे गुरुओं ने अपने वर्चस्व के लिए ही तो ये सब नीति अपनाई होगी, क्योंकि हम 100 साल पहले वाली डांस तो कभी नहीं किए। हमारे गुरुओं ने तो चेंज किया ये। और परंपरा का प्रवाह अगर नहीं बहेगा तो हमारे गुरु कहाँ से आ जाएंगे? परंपरा से ही वो सीखते, रचते, बसते, तो उनकी एक परंपरा होती चली गई। तो इसी तरह घूमर अगर फिल्म में आता है तो वो लेता तो लोक से ही है। लोक नृत्य आज इतना बड़ा आयाम क्यों ये है? आप देखिए पंजाब का भांगड़ा, एक उंगली पे नचाता है वो सब, है ना? तो क्या भांगड़ा हम लोग से नहीं लिए ही? और वो जब आता है फिल्म में तो इतना लोग उस तरह से नहीं। तो वही है, राजनीति तो हर जगह होती है और कलाएं सिखाती ही राजनीति करना। मेरे हिसाब से तो राजनीति के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। अनुशासन कितना जरूरी है कलाकार के लिए? एक कलाकार के लिए अनुशासन तो हम हर जगह, एक कलाकार क्या, हमारे विद्यार्थी भी अनुशासन में होते हैं, तभी IAS, IPS और IRS बनते हैं। तो अनुशासन तो हर दृष्टि से आगे चलता है, चाहे वो डांस हो, फिल्म हो। और अनुशासन के बिना तो कुछ भी नहीं चल सकता। तो हमें लगता है कलाकार को भी अनुशासन में रहना चाहिए जब तक कि वो विद्यार्थी है। विद्यार्थी से जब शोधार्थी बनेंगे तब शोध का विषय होता है उनके लिए, पर हमें लगता है अनुशासन के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। अनुशासन सबसे ज्यादा जरूरी है। आपके बच्चे कैसे देखते हैं आपको? आप डांस करते हैं तो जब आप शादी करके आए, आप क्योंकि कला से जुड़ी हुई था, कई जगह पे मतलब क्या होता है कि कलाकार अगर कोई है तो मतलब एक्सेप्टेंस बहू की नहीं हो पाती है कि नहीं ये तो डांस करती है, वो समझ नहीं पाते। जैसे हमारे समुदाय की अगर मैं बात करूं तो हमारे में डांस, म्यूजिक अब ज्यादा थोड़ा सा फ्लेयर अप हो रहा है, क्योंकि आजकल प्लेटफॉर्म्स है। पहले के समय में इनफैक्ट मतलब होटल का शेफ भी होता था, उसको भी ये क्या हलवाई बन गया है। तो हमारे में इंजीनियर, डॉक्टर्स के अलावा नीचे तो ज्यादा से ज्यादा मिनिस्ट्री में या सरकारी नौकरियों में ही होते थे। तो ये अलग लाइन ह्यूमैनिटीज की, आर्ट्स की, म्यूजिक की, ये बहुत कम मैंने देखा है कि हमारे समुदाय में ऐसे होती थी। तो ये आप कैसे देखते हैं, मतलब कि आपके बच्चे इसको कैसे देखते हैं, आने वाली पीढ़ी इसको कैसे समझेगी, या पुराने लोग जो हैं जिनकी बहुएं आज नृत्य कर रही हैं या गाना गा रही हैं, क्या वो उन्हें बहू के रूप में अपना पाएंगे? मैं इसमें तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगी, मेरे हस्बैंड ही इसमें थे तो वो काफी हमें आगे बढ़ाते हैं। और मेरा भाई खुद ही सितारिस्ट है, उमा शंकर, जो इंटरनेशनल फेम का सितार बजाता है। मेरी भाभी जो है वो भी सितार से PhD उन्होंने किया DU से। और अभी फिर मेरा एक ब्रदर है जो खुद ही इसमें टीचर है, शिक्षक है, और वो खुद ही गाना गाता है। तो हम लोग अगर गाना, डांस, म्यूजिक, अगर संगीत और पढ़े लिखे सब है। मैं भी सोशियोलॉजी से MA कर आई, उसके बाद डांस विधा में हूँ। मेरे हस्बैंड खुद ही फिजिक्स से कर आए, फिर लॉ पढ़ा उन्होंने। तो इसलिए हमें लगता है कि कहीं भी ना ज्ञान अगर है तो वो आपको कहीं भी लेकर जाएगा। और जिस तरह से मैं अपने बेटे को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं एक माँ का स्वरूप जिस तरह से देना चाहिए उसमें पूरी ही वो प्रकृति आ गई है, क्योंकि खुद ही वो छऊ डांसर है और वो CRT का स्कॉलर होल्डर है, कराटे का बेस्ट
मैंने बताया था बेस्ट प्लेयर है श्रीलंका का, 6th में जब पढ़ता था तब की मैं बात बता रही हूँ। तो मुझे लगता है कि हर माँ अपने बेटे में वो देखना तो चाहती है कि वो ऊंचाई को छुए, और उस ऊंचाई के साथ मुझे इसलिए भी और लगता है कि एक बेटा होने के नाते वो मेरा खून का रिश्ता है, पर मेरे लिए तो सभी लोग बराबर दिखते हैं। चाहे वो मेरा भाई के एज का कोई आ जाता है तो मैं उसे भैया ही बोलती हूँ, या मेरा बेटा अगर रहता है तो मैं अपने बेटे के साथ साथ और लोगों को भी बेटा बोलती हूँ। वो पुत्र का रूप तो होता ही है, तो ऐसे संस्कार के साथ वो भी पला बढ़ा, और स्टेज पे ही उसका समय भी था। वो एक्सेप्ट कर सकता, और वो कहता भी है कि मेरे लिए तो मेरे आदर्श मेरे माता पिता और मेरे घर वाले लोग हैं। क्योंकि एक बार किसी ने पूछा कि तुम कैसे इस फील्ड को देखते हो, तो उसने बड़ा अच्छा वो डायरी लिखता है, लेकिन एकाएक उसने बोला कि मेरे माता पिता तो जब स्टेज पे होते हैं तो कायनात दिखती है मुझे। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो ठीक है ना, आप मतलब इतना, फिर तो आप असली नारी शक्ति है आपकी। नहीं, अपना आप खुद नारी शक्ति की जीती जाती तस्वीर है, क्योंकि आपने सबको एक साथ पिरोया है और माला की तरह पिरोया है। आपके लिए कुछ संवाद है, जैसे मैं बोलूंगी, पिरोया हमने जमाने को, जमाने ने मुझे क्या दिया ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने जमाने से सीखे बहुत कुछ, और ये जमाना हमारी नारी शक्ति को आगे लेकर जाएगा। इसी के साथ हम लोग नमस्कार। नमस्कार। और यही आपको कहना चाहूंगी कि यही हमारा जो सहयोग है सभी कलाकारों के साथ हमेशा रहे, और हम आप जैसे कलाकारों को यहाँ मंच देते हैं, हम क्या देंगे, मतलब हम आप लोग अपने आप में ही विभूतियाँ हैं। तो मेरा प्रयास सिर्फ इतना ही है कि भारत का जो नाट्य था, भारत का जो नृत्य था, वो आज की पीढ़ी जरूर जाने, क्योंकि आज की पीढ़ी यूट्यूब पे ज़्यादा होती है, इसलिए हमने माध्यम जो है वो आज की पीढ़ी का ही चुना है, और जो हम उसमें कंटेंट डालते हैं वो पुराने ज़माने का ही डाल रहे हैं। तो जो आज भी चलता आ रहा है, कि मैं खुद आपको मैंने कहा कि मैं कथक से जैसे जुड़े, तो मुझे भी तालों की, मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप वेस्टर्न म्यूजिक की तरफ भी जा रहे हैं, आप गिटार बजाना चाहते हैं, आप कुछ भी करना चाहते हैं, वेस्टर्न डांस करना चाहते हैं, तो भी क्लासिकल लोग उसका बेस ही रहेगा। अगर आपका वो बेस अच्छा है तो आप फिर आगे जाके कुछ भी कर सकते हैं, है ना? हम सही कहते हैं ना? बिल्कुल। तो इसी के साथ इस एपिसोड का भी हम अंत करते हैं।